हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। और बज चुके हैं आज शाम के 8 बजे, हम आपके बीच में उपस्थित हैं हमारी प्लेटफॉर्म की सेकंड प्रश्नोत्तरी लेकर। पहली प्रश्नोत्तरी हमने अपलोड कर दी थी और उससे रिलेटेड जो थ्योरी क्लास थी वो भी हमने अपलोड कर चुके हैं। तो आज हमने पहले की है थ्योरी क्लास अपलोड। जो हमारा टॉपिक था खरपतवार वीड के बारे में पढ़ने वाले थे, उसकी क्लास हमने पहले अपलोड कर दी है और उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नोत्तरी में लेके आपके बीच में उपस्थित हैं। तब तक आप इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रश्नोत्तरी को ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सके। क्या पता इस प्रश्नोत्तरी में से आपके कोई क्वेश्चन आ ही जाए। तो लहर प्रश्नोत्तरी की सेकंड प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन, वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। लहर प्रश्नोत्तरी के इस प्रश्नोत्तरी को नाम दिया गया है लहर। लहर प्रश्नोत्तरी की पहली वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है। यह है दूसरी वीडियो। लहर प्रश्नोत्तरी के दूसरे प्रश्नोत्तरी में पहला क्वेश्चन, वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है। वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। पहला लैटिन भाषा का, दूसरा ग्रीक भाषा का, तीसरा फ्रेंच भाषा का, चौथा एग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश। एग्लो सेक्शन को ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन की भाषा थी। ओल्ड इंग्लिश से बनी वहां की भाषा इंग्लिश, जो रूपांतरित भाषा है, न कि वहां की स्थानीय भाषा है। इंग्लैंड की स्थानीय भाषा है ओल्ड सेक्शन, एग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश। तो हमारा क्वेश्चन है, वीड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। पहला लैटिन, दूसरा ग्रीक, तीसरा फ्रेंच, चौथा एग्लो सेक्शन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट माध्यम से जरूर हमें बता दें। तो इस आंसर का राइट आंसर होगा एग्लो सेक्शन, जो इंग्लैंड की ओल्ड इंग्लिश है, अर्थात ओल्ड इंग्लिश से रूपांतरित भाषा है अंग्रेजी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। खरपतवार के पितामह कौन है। अर्थात ये थ्योरेटिकल क्लास में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है और अब हमने वो क्वेश्चन बना के आपके बीच में लेके आए हैं। खरपतवार के पितामह कौन है। तो पहला है एम.एस. स्वामीनाथन। क्या खरपतवार के पितामह एम.एस. स्वामीनाथन है। जिन्होंने सुबह की क्लास ज्वाइन की या सुबह की क्लास देखी उनको तो पता है कि खरपतवार के पितामह कौन है। तो इसमें पहला है खरपतवार के पितामह है एम.एस. स्वामीनाथन, जेंथ्रोटूल, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उपयुक्त सभी। क्या एम.एस. स्वामीनाथन है, क्या डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, क्या जेंथ्रोटूल है, या सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जेंथ्रोटूल। खरपतवार के पितामह अर्थात खरपतवार के जनक जेंथ्रोटूल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी इस प्रश्नोत्तरी के दो क्वेश्चन हो चुके हैं, जो एक अच्छे क्वेश्चन है, आने की संभावना ही रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहां है। पहला है भोपाल में है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जबलपुर, चौथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा न तो वो हैदराबाद में है, न भोपाल में है, वो है जबलपुर में, न लखनऊ में है। तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1989 को हुई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 22 अप्रैल 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना हुई। जबलपुर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय वहां जबलपुर है और उसकी स्थापना 22 अप्रैल 1989 को हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, निगाहें जमाए रखें इन क्वेश्चनों पर। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कौन सी भर्ती परीक्षा में आ जाए और आपका बेड़ा पार कर जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार दाना होता है एक खरपतवार। हजार दाना किस फसल का खरपतवार है। हजार दाना कौन सी फसल का खरपतवार है। ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है। हजार दाना कौन सी फसल का खरपतवार है। बाजरा, गवार, चना, धान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बाजरा। हजार दाना बाजरे का खरपतवार है, अर्थात हजार दाना एक ऐसा खरपतवार है
जो 2 या 3 सप्ताह तक ही जीवित रहता है, अर्थात इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, 2 या 3 सप्ताह तक भी होता है इसका जीवन काल। 2 या 3 सप्ताह बाद ये खत्म हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है, और उसके बाद नया हजार दाना उगता है और नया अपना जीवन यापन करता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आइसोप्रोटोन वर्तमान में आइसोप्रोटोन की जगह कौन सा खरपतवार उपयोग में आने लगा। आइसोप्रोटोयूरोन उपयोग आता है गेहूं में। तो गेहूं में एक खरपतवार, नकलची खरपतवार है गेहूंसा। तो गेहूंसा को रोकने के लिए आइसोप्रोटोरोन का उपयोग किया जाता था, लेकिन लगातार आइसोप्रोटोरोन का उपयोग करने से गेहूंसा ने उसके प्रति सेंसिटिव, अर्थात वो उसके प्रति सहनशील हो गया। आइसोप्रोटोरोन अगर उसमें यूज करने पर गेहूंसे पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात गेहूंसा नष्ट नहीं होता। तो इसी को देखते हुए एक नई मेटासल्फ्यूरोन गेहूं में से रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटोयूरोन तो नाकाम रहा, लेकिन उसकी जगह आया मेटासल्फ्यूरोन। तो ये इसका राइट आंसर होगा मेटासल्फ्यूरोन। न होगा सिमाजीन, न होगा 2,4-D, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मेटासल्फ्यूरोन, जो गेहूं को नष्ट कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे इस प्रश्नोत्तरी के हो चुके हैं। तब तक आप कमेंट माध्यम से अगर आपको इन प्रश्नोत्तरी में अगर कोई थॉट, अगर कोई अच्छा पता हो, अर्थात किसी क्वेश्चन के बारे में आपको सह विस्तार पता हो, तो वो कमेंट माध्यम से बता दे, हम भी देख लें। तब जो हमें पता ना हो वो क्या पता आपको पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D। 2,4-D का उपयोग कितने दिनों के बाद करते हैं, अर्थात बुआई के कितने दिनों के बाद करते हैं। ये क्वेश्चन टाइपराइटर ने कर दिया गलत। इसमें दे रखा है कि 2,4-D का उपयोग कितने दिनों के बाद करते हैं, ऐसा नहीं होता। 2,4-D का उपयोग बुआई के कितने दिनों के बाद करते हैं। टाइपराइटर ने ऑप्शन में दे रखा है भोपाल में करते हैं, गांधीनगर में करते हैं, लखनऊ में करते हैं, सोलन में करते हैं। तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, ये है क्वेश्चन गलत। तो इसके ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन होगा बुआई के 50 से 60 दिन बाद, दूसरा होगा बुआई के 30 से 40 दिन बाद, तीसरा ऑप्शन होगा 10 से 20 दिनों बाद, 10 से 20 दिनों बाद, और चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 2,4-D का उपयोग बुआई के 30 से 40 दिनों बाद उपयोग किया जाता है, अर्थात 2,4-D का उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः गेहूं में उपयोग किया जाता है, क्योंकि गेहूं में खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए यह खरपतवार गेहूं की फसल में उपयोग किया जाता है। चौड़ी पत्ती वाली फसल जैसे कपास, अगर मान लो आपने कपास में इस 2,4-D का उपयोग कर लिया, तो आपकी जितनी भी फसल उगाई गई हो, चाहे वो 4 एकड़ में हो, 5 एकड़ में हो, 6 एकड़ में हो, जितनी भी हो, वो सारी फसल एक झटके में, अर्थात समांतर लगातार उसे नष्ट कर देगा। आपका खेत जला हुआ दिखाई देगा। तो 2,4-D का उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग गेहूं की फसल में करते हैं। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है कई बार। जेट, ICAR, BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया, ASO के, अफएसओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। अब है इसी प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी कौन से देश से लाया गया है। भारत में जलकुंभी कौन से देश से लाया गया, अर्थात जलकुंभी का आवागमन भारत में कौन से देश से हुआ। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, क्या जलकुंभी को अमेरिका से लाया गया। दूसरा ऑप्शन है जापान, क्या जलकुंभी को जापान से लाया गया। तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, क्या
ये हमारे पूज्य भूमि भारत में श्री राम की पत्नी सीता के द्वारा यहाँ पे लाया गया। और नेक्स्ट यूरोप, तो जलकुंभी को भारत में यूरोप से लाया गया। ये एक जलकुंभी का वृक्ष एक किसी रानी थी, उसकी पसंद थी, पसंद के कारण जलकुंभी यहां पे लाया गया, वो जो ब्रिटिश की थी। और लाने के बाद में एक इतना बड़ा संशय, अर्थात एक मान लो बंगाल में इतना बड़ा, बंगाल के लोगों के लिए खतरा बन गया ये खरपतवार, क्योंकि बंगाल में मुख्यतः भोजन दान व मछली है। तो ये पानी की ऊपरी परत को ढक लेता है, जलकुंभी पानी की ऊपरी परत को ढक लेता है, जिससे सूर्य से आने वाले प्रकाश को न तो नीचे जाने देता है, अगर नीचे जाएगा तो उस पर जलकुंभी रुकी हुई तो जलकुंभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी तो उसके नीचे मान लो जीव है कोई, जब तक जीव तक कोई प्रकाश नहीं जाएगा तो जीव को प्रकाश नहीं मिलेगा, तो जीव अपनी मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं कर सकेंगे, प्रक्रिया गतिविधि नहीं कर सकेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां न तो धान उगने लगा और न वहां पर पनपने वाली मछलियों की मृत्यु होने लगी। तो एक ये बंगाल के लिए खतरा सा बन गया। तो जलकुंभी को भारत में यूरोप से लाया गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछने योग्य क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब बात करने वाले हैं उसी से रिलेटिव, बंगाल का आंतक कौन से खरपतवार को कहा जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा खरपतवार है जो बंगाल के लिए एक आंतक के रूप में, अर्थात आंतक के रूप में परिवर्तित हो गया, बंगाल का आंतक बन गया। तो वो खरपतवार हमने पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो होगा जलकुंभी, क्योंकि वहां के लोगों का मुख्य भोजन था धान और मछली। जब ये पानी के ऊपर पनपता तो पानी की पूरी परत को घेर लेता, सूर्य से आने वाले प्रकाश को नीचे नहीं जाने देता। जब तक सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जाएगा तो पौधों में वह जीवों में किसी भी प्रकार की क्रियाएं, अर्थात उसके शरीर में चाहे मान लो वो मेटाबॉलिज्म क्रिया हो, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, वो नहीं होगी। वे प्रक्रिया नहीं होने के कारण पौधा नष्ट हो जाएगा। तो बंगाल का एक वो आंतक हो गया, तो वो आंतक जलकुंभी के कारण बना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद अब की बार 2024 की किसी भी वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, आने योग्य क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों में खरपतवारों से हानि होती है। जो हमारे कृषि उत्पाद होते हैं, हमें कृषि से जो फसल उत्पादन होता है उनमें खरपतवारों से कितने प्रतिशत हानि होती है, कीटों से कितनी प्रतिशत हानि होती है, रोगों से कितने प्रतिशत हानि होती है, वो हम आंकड़ा आज देखेंगे। तो पहला है 20% हानि, 20% हानि होती है रोगों से, रोगों से 20% हानि होती है हमें। 30% हानि होती है कीटों से, इंसेक्टों से, कीटों से हानि होती है 30%, और 45% हानि होती है हमें खरपतवारों से। संपूर्ण फसल की 45% हानि हमें खरपतवारों से होती है। तो खरपतवार हमारे लिए एक खतरा है, किसान का एक मान लो अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाला कारक है, और 5% अन्य कारकों द्वारा हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने योग्य क्वेश्चन है। कृषि उत्पादों में खरपतवारों से हानि होती है 20%, 30%, 45%, 5%। तो इसका राइट आंसर होगा 45% हानि हमें खरपतवार से होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप अपनी निगाहें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जमाए रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, पीलिया का उपचार कौन सा खरपतवार करता है, अर्थात पीलिया का उपचार कौन सा खरपतवार करता है। पहला गेहूंसा, गेहूंसे का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। गेहूंसे का वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुथू का वैज्ञानिक नाम क्या है, और हजारदाने का वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस नीरूरी। फाइलेंथस नीरूरी। क्वेश्चन है पीलिया का उपचार कौन सा खरपतवार करता है। तो इसमें खरपतवार है गेहूंसा, सत्यानाशी, बथुआ और हजारदाना। पहला गेहूंसा, गेहूंसा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर, बथु का वैज्ञानिक नाम चिनोपोडियम एल्बम, और हजारदाने का वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस नीरूरी। तो इसका राइट आंसर होगा हजारदाना, फाइलेरिस नीरूरी। इसका राइट आंसर होगा ये फाइलेंथस नीरूरी।
वो सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम होगा आर्जीमोना मैक्सिकाना। सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम है आर्जीमोना मैक्सिकाना। गेहूंसे का वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर। सत्यानाशी का आर्जीमोना मैक्सिकाना। बथु का चिनोपोड एलियम। और हजार दाने का वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस निरूरी। और इसका राइट आंसर होगा फाइलेंथस निरूरी। पीली के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया था, अर्थात किया गया। भारत में सर्वप्रथम 2,4-D का उपयोग कब किया गया? 1944 में, 1946 में, 1962 में, 1965 में। तो 1944 में 2,4-D की खोज की गई अमेरिका द्वारा। खोज की गई इसकी अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा। और 1946 में इसमें भारत में इसको खोजा गया। भारत में खोजा गया। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग कब किया गया? 1946 में 2,4-D का उपयोग किया। और 2,4-D की खोज कब की गई? तो 2,4-D की खोज 1944 में अमेरिका द्वारा की गई। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने योग्य क्वेश्चन है। कई परीक्षा भर्तियों में इसके द्वारा भी इसकी भी चर्चा की गई, अर्थात यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खरपतवार की जड़ों ट्रांससिनेमिक, किस खरपतवार की जड़ों में ट्रांससिनेमिक अम्ल स्रावित होता है जो एलिलोपैथी प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? पहले तो यह बता दूं कि एलिलोपैथी क्या होती है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि एलिलोपैथी क्या होती है। तब तक मैं क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। किस खरपतवार की जड़ों ट्रांससिनेमिक अर्थात एलिलोपैथी के द्वारा जो रसायन स्रावित किया जाता है, ट्रांससेमेनिक स्रावित होता है, जो एलिलोपैथी प्रभावों के लिए उत्तरदायी होता है, वो कौन सी खरपतवार में होता है? पहला है जंगली जेई, दूसरा फेलेरिस माइनर गेहूंसा। ये क्वेश्चन कर देती है। तो इसके अंदर मान लो ये भी क्वेश्चन हो तो इसके अंदर आएगा फेलेरिस माइनर, नहीं आएगा फेलेरिस माइनर, इसके अंदर आएगा जंगली चुलेई। अर्थात जंगली चुलेई एक ऐसा, सॉरी यार ये क्वेश्चन भी गलत दे रखा है। किस खरपतवार की जड़ों द्वारा ट्रांसमेनिक, ये क्वेश्चन उसने गलत टाइप दे रखा है क्योंकि आंसर भी तीनों गलत दे रखे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसने गलत टाइप कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खरपतवार में सेंसर प्रक्रिया पाई जाती है? ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसमें सेंसर प्रक्रिया माने जैसे पहले ऑप्शन देख रहे थे। पहला है बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, गाजर घास, सत्यानाशी, गेहूंसा। तो इसका राइट आंसर होगा सत्यानाशी। अर्थात सत्यानाशी खरपतवार में सेंसर प्रक्रिया पाई जाती है जो सत्यानाशी की फलियों के परिपक्व होने के बाद, अर्थात जब फलियां पूर्ण पक के तैयार हो जाती हैं, वो फलियां जब फूटती हैं तो फलियों में बीज 10 से 20 मीटर की दूरी पर हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसे सेंसर प्रक्रिया कहते हैं। यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक पीड़कनाशी अर्थात फसलों में कीटों को मारने के लिए जितने भी रसायन उपयोग किए जाते हैं या पीड़कनाशियों का उपयोग कौन से राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है? भारत में पूछा गया है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है? एक ये आने योग्य अच्छा क्वेश्चन है, पूछने योग्य है। कई परीक्षा भर्तियों में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेड में बहुत सी बार ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछा गया है। पहला है राजस्थान, क्या राजस्थान में सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है? दूसरा है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तीसरा है आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है? चौथा है हरियाणा। आप सोच सकते हैं कि मान लो हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई होती है वहां पर, तो आप मान लो कि जहां ज्यादा सिंचाई होती है वहां होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे पंजाब होता तो भी नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक पीड़कनाशियों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोथा का प्रवर्धन होता है, अर्थात मोथा का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है?
तो पहला है जड़ द्वारा, क्या जड़ द्वारा मोथा का प्रवर्धन होता है। दूसरा है तना द्वारा, क्या तना द्वारा मोथा का प्रवर्धन होता है। तीसरा है कंद द्वारा, क्या कंद द्वारा मोथा का प्रवर्धन होता है। चौथा है सकस द्वारा, क्या सकस द्वारा मोथा का प्रवर्धन होता है। तो इस आंसर क्वेश्चन में दो आंसर दे रखे हैं। का मोथा का प्रवर्धन न तो जड़ द्वारा होता है, न तनी द्वारा होता है, कंद द्वारा होता है। ये है, अगर मान लो आपको पहली क्राइटेरिया आप कंद को दोगे, अगर कंद न दिया हो, सकस दे दिया गया हो, तो दूसरी क्राइटेरिया आप सकस को देंगे, क्योंकि मोथे का प्रवर्धन कंद व सकस दोनों द्वारा होता है। अगर कंद दिया गया हो तो पहले कंद को सिलेक्ट करें, अगर कंद की जगह सकस दिया गया हो, कंद न दिया गया हो, तो फिर सकस को सिलेक्ट करें। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्बिसाइड कौन सी भाषा का शब्द है। हर्बिसाइड कौन सी भाषा का शब्द है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने योग्य क्वेश्चन है। कई बार जेट में भी इसके बारे में पूछा गया कि हर्बिसाइड कौन सी भाषा का शब्द है। पहला ग्रीक भाषा का शब्द है, पहला ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा क्या लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा क्या संस्कृत भाषा का शब्द है। चौथा क्या ओल्ड इंग्लिश का शब्द है। आप एक संशय में जरूर पढ़ोगे, यहाँ पे सोचोगे कि जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होता है, कल्चर लगा होता है, वो एक ट्रिक है। जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो आप एक संशय के हर्बिसाइड न तो लॉजी है और न कल्चर है, तो ये न तो लैटिन का हो सकता न ग्रीक का हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे एक कृषि विज्ञान की शाखाओं में अध्ययन करते समय वो एक ट्रिक है कि उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द लैटिन भाषा का, कौन सा ग्रीक भाषा का है। लेकिन हर शब्द में ये ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते। तो हर्बिसाइड लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द, और आपका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेहूंसा अर्थात गेहूं का नकलची खरपतवार, गेहूंसा, गेहूंसा खरपतवार का परीक्षण भार होता है। परीक्षण भार बहुत सी बारी, अत्यधिक बार ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और आगे भी पूछा जाएगा। परीक्षण भार पर ज्यादा से ना तो मान लो एक क्वेश्चन हर एग्रीकल्चर के फील्ड की जो भर्ती होती है उसमें परीक्षण भार से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। गेहूंसा खरपतवार का परीक्षण भार होता है। पहला ऑप्शन है क्या 6 ग्राम होता है। दूसरा क्या 7 से 8 ग्राम होता है। तीसरा क्या 3 से 4 ग्राम होता है। चौथा क्या 2 से 3 ग्राम होता है। तो इसका न तो होगा 6 ग्राम, न होगा 7 से 8 ग्राम, न होगा 3 से 4 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा 2 से 3 ग्राम। राइट आंसर होगा गेहूंसा का परीक्षण भार 2 से 3 ग्राम है। आने योग्य क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से इसके बारे में अध्ययन कर ले। जितना भी मैटर इसके बारे में आपको अपनी पुस्तक में मिले तो वो देख लें, जितना भी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से खरपतवार में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। पहला है गाजर घास, क्या गाजर घास में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है बथुआ, क्या बथुआ में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तीसरा है जंगली चुलाई, चौथा है हिरणखुरी। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है जंगली चुलाई में, सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जंगली चुलाई में पाई जाती है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्नोत्तरी के 18 क्वेश्चन हम सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुके हैं, सही विस्तार उनका वर्णन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है। ओरोबंकी क्या गेहूं और चने से संबंधित है, क्या गेहूं और चने से संबंधित है, क्या बाजरा और मक्का से संबंधित है, क्या सरसों और तंबाकू से संबंधित है, क्या कपास और बरसीम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ओरोबंकी सरसों और तंबाकू से संबंधित अर्थात संबंध रखने वाला खरपतवार है। अब हम देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट क्वेश्चन और फिर देंगे हम इस प्रश्नोत्तरी को विराम, और हम आपके बीच में हाजिर होंगे कल नई प्रश्नोत्तरी व नई थ्योरेटिकल क्लास में, जो आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेगी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है। एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था जिसमें हमने जिक्र किया था चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में।
तो इसका राइट आंसर होगा सीमाजिन होगा, पेराकवेट होगा, एलाक्लोर होगा या फिर 2,4-D होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार 2,4-D के द्वारा नष्ट किया जाता है। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये प्रश्नोत्तरी का करते हैं हम एंड। तब तक मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को भी इस चैनल पर जोड़ें, ताकि हमें भी हौसला हो, हमें भी पढ़ाने में ज्यादा इंप्रेसिव हो कि हम भी अच्छा पढ़ा सकें। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हम इस प्रश्नोत्तरी को विराम देते हैं। तब तक जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।